हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उच्चतर शिक्षा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता होते हैं उत्पादक वर्ग के, सैनिक वर्ग के, दार्शनिक वर्ग के या अज्ञात होते हैं। तो जो प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता होते हैं वो क्या होते हैं? तो अज्ञात होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए साम्यवाद, परिवार के साम्यवाद की बात की थी, इसीलिए इनके माता पिता जो होते हैं वह अज्ञात होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, मैकियावेली की उन दो रचनाओं के सिद्धांत को देखते हुए इसे शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है। तो वह कौन सी रचनाएं हैं मैकियावेली की जिनके सिद्धांत शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका के रूप में कार्य करते हैं? तो वह होगा, देखिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा, द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। द प्रिंस और डिस्कोर्सेस जो पुस्तक है यह शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सामने बाधा लगाना है। तो यह किस विचारधारा का कथन है? तो यह विचारधारा है आदर्शवादी। आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य का कार्य क्या है? तो अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के सामने क्या करना है? तो बाधा लगाना है। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन से विचारक हैं जिन्होंने दो अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण और निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और राजनीतिक प्रश्नों की व्याख्या उन्होंने वास्तविक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए किया? यह विचारक है मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न हमारा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक है यह लॉर्ड ब्राइस की है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। नेक्स्ट है, एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर की अवधारणा किस देश में पाई जाती है? तो एक बार अध्यक्ष सदैव अध्यक्ष की अवधारणा ब्रिटेन में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी कांग्रेस में महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में क्या सत्य है? अमेरिकी कांग्रेस में महाभियोग की प्रक्रिया में के संबंध में जो सत्य कथन है उसका चयन हमें करना है। तो देखिए, जो अमेरिकी महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसमें प्रतिनिधि सभा जो है वह महाभियोग लगाता है और इसकी जांच कौन करता है? तो सीनेट करती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यह अमेरिकी कांग्रेस के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित सत्य कथन है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी संसद के लोकप्रिय सदन राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फ्रांसीसी संसद के लोकप्रिय सदन राष्ट्रीय सभा के में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन डी 491। नेक्स्ट है, जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और संगठन में कमजोर होगा वहां दबाव समूह सफल होगा, जहां राजनीतिक दल मजबूत है वहां दबाव समूह असफल होगा। यह कथन किसका है? जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और संगठन में कमजोर होगा वहां दबाव समूह क्या होगा? तो सफल हो जाएगा। और जहां राजनीतिक दल मजबूत है वहां दबाव समूह है वह क्या हो जाएगा? तो असफल हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो देखिए, जो कथन है वह है लास्की का। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। नहीं, लास्की का नहीं, फाइनर का है। ऑप्शन ए सही होता है, फाइनर का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना? शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व मानने वाले विचारक हैं जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? जो सत्ता है वह शक्ति के प्रकार का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बायरस्टेट का। बायरस्टेट का कथन है कि जो सत्ता है शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। यह कथन है बायरस्टेट का। अगला प्रश्न है, किस प्राथमिक आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया? तो किस प्राथमिक आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से निकालकर कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया था? वह विचारक थे लास्की। अगला प्रश्न हमारा है कि कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दो व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक जो प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे वह थे हीगल और फेयरबाख।
ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो निर्णायक तत्व है वह है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व क्या है? तो ये वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है। अगला हमारा प्रश्न है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास स्पेंसर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानता है? कौन है जो कि व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को क्या मानता है? तो राज्य की प्राथमिक इकाई मानता है। तो राज्य को प्राथमिक इकाई मानते हैं बोधा। ऑप्शन डी बी सही होगा हमारा। जो बोधा है ये परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसने राज्य के कार्यों के बारे में बाधाओं को बाधित करने की जो मुहावरा दिया था, जो कि एक आदर्शवादी विचारक थे, यह दिया गया था टी.एच. ग्रीन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यवेक्षण की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए एक जीवंत प्रस्तुति किसने की? पर्यवेक्षण की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए एक जीवंत प्रस्तुति किसने की थी? यह विलियम मसन द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। विलियम मसन द्वारा पर्यवेक्षण की पहलुओं की व्याख्या करते हुए एक जीवंत प्रस्तुति दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए जो भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है वह होता है केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समिति ने पहली बार यूके में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का परीक्षण किया? किस समिति ने पहली बार यूके में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का परीक्षण किया? तो वह समिति थी एसिटिन समिति। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, एसिटिन समिति। अगला प्रश्न है कि इस समय स्थानीय शासन के केंद्रीय परिषद निम्नलिखित में से किन मामलों को देखती थी? तो देखिए हमारा ऑप्शन सी होगा बी, केवल शहरी स्थानीय शासन के मामलों को देखती थी। इसमें देखिए समय तो बताया नहीं गया, बस इस समय पूछा गया है। तो हमारा आंसर उस समय सही होगा, केवल शहरी स्थानीय शासन के मामले में देखती थी जो केंद्रीय परिषद थी। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में क्या सही है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में क्या सही है? इसका हमें क्या करना है? तो चयन करना है कूट के माध्यम से। तो देखिए पहला है कि यह वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करने में लोक लेखा समिति की सहायता करता है। यह वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करने में लोक लेखा समिति की सहायता करता है। यह सही होगा। सेकंड है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यह भी कथन सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। यह गलत है। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा से संबंधित 3 प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता है, जिनमें विनियोग लेखा संबंधी प्रतिवेदन है, वित्तीय लेखा संबंधी प्रतिवेदन है और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। देखिए विनियोग लेखा संबंधी प्रतिवेदन, वित्तीय लेखा संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक उपक्रम संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है ये तीनों प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो हमारा देखिए इसमें आंसर 1, 2 और 4, यानी तीसरा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 हमारा सही होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विशिष्टता एक औपचारिक संगठन की विशिष्टता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी विशिष्टता है जो एक औपचारिक संगठन की विशिष्टता नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि साझे मूल्य तथा व्यवहार के सर्वमान्य मानक जो है यह औपचारिक संगठन की विशिष्टता नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के ICC
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो कथन गलत है, हमारा आंसर सी होगा, सी। इसकी संविधि 1 जुलाई 2002 को लागू हुई, तो यह गलत है, बाकी सब सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का प्रतीक या करेंसी ऑफ पावर माना जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी, परमाणु हथियार को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, परमाणु हथियार को। मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से किस रूप में भी जाना जाता है। मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये जाना जाता है यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के रूप में। यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम या यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के रूप में मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो एंथनी डॉन्स ने लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है। तो देखिए भारतवर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था, तो यह कथन गलत है, ऑप्शन डी, भारत साझेदार 1991 में पूर्ण साझेदार नहीं हुआ था, ऑप्शन डी हमारा गलत है। देखिए इसमें प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुई। आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशियाई हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। तो ऊपर की ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। अगला प्रश्न है कि शांति के क्षेत्र के रूप में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव देखिए 2832 कब अंगीकृत किया गया। शांति के क्षेत्र में भारतीय महासागर पर घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली प्रस्ताव कब अंगीकृत किया गया। तो यह अंगीकृत किया गया 1971 में, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुल्लंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह कथन किसका है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुल्लंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता। यह कहा गया था जॉन रॉल्स के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लेटो का पुनः प्रकटन किसमें पाया जाता है। तो देखिए प्लेटो का जो पुनः प्रकटन पाया जाता है वह सर थॉमस मोर की यूटोपिया में पाया जाता है, कैपनेला के सिटी ऑफ द सन में भी पाया जाता है, बेकन के न्यू अटलांटिक्स में भी पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन डी, कि इन तीनों में प्लेटो के पुनः प्रकटन का विचार पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ब्रुश ने वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ ईविल के रूप में किन देशों की पहचान की थी। तो एक्सिस ऑफ ईविल इन्होंने किन देशों को कहा था। तो इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया को कहा था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था। तो हमारा जो आंसर इसमें सी होगा, दिसंबर 2005 में। अगला प्रश्न है कि CEPA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दी गई। तो यह मंजूरी किन देशों को दी गई थी। तो भारत तथा जापान को कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को शासकीय मंजूरी दी गई थी अक्टूबर 2010 में, दो देशों के बीच, भारत और जापान के बीच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सी आवश्यक पूर्व आवश्यकता है। निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सी आवश्यक पूर्व आवश्यकता है। तो इसमें जो हमारा आंसर सी होगा, ऑप्शन बी, सीमित सरकार
आवश्यकता पूर्व की आवश्यकता है, आवश्यक पूर्व आवश्यकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए ऑप्शन हमारा सी होगा बी। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध जो है यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। अगला है कि वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा गया है? तो वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य दबाव समूह को कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? किस देश के बारे में यह कहा गया कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो यह कहा गया है ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, ऑप्शन डी। निम्न में से किस देश में विधि का शासन नहीं पाया जाता? तो विधि का शासन फ्रांस में नहीं पाया जाता। अगला हमारा प्रश्न है कि जहाँ कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित हो, वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न हो और केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सके, ऐसी सरकार जानी जाती है। जहाँ कार्यपालिका जो है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है एक अनिश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न हो और केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, तो ऐसी सरकार किस नाम से जानी जाती है? तो ऐसी सरकार जो है वह अध्यक्षात्मक सरकार के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक दलीय प्रणाली निम्न में से किसके लक्षण है? एक दलीय प्रणाली निम्न में से किसका लक्षण है? तो एक दलीय प्रणाली जो लक्षण है वह है सर्वाधिकारीवादी राज्य की। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रांतीय स्वायत्तता की जो नींव 1861 के अधिनियम में रखी गई उसकी परिणति सन हुई। 1861 में जो अधिनियम में रखी गई प्रांतीय स्वायत्तता की नींव यह कब लागू हुई, ये पूछा गया है। तो यह लागू होती है, ऑप्शन हमारा सी होगा डी, 1935 में। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना किस अधिनियम के मुख्य आदेशों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है? यह किसका कथन है? प्रस्तावना किसी अधिनियम के मुख्य आदेशों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यायाधीश श्री सुब्बा राव का, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह संसद और कार्यपालिका को अपने अधीन मानता है, या कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, या राज्य के तीनों तत्वों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का सुखद मिश्रण है, या विशेष अनुबंध का निर्माण कर संसद और न्यायपालिका पर कार्यपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी कि जो भारतीय संविधान है वह राज्य के तीनों तत्वों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का सुखद मिश्रण है। तो हमारा ऑप्शन सी से होगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव को? तो हमारा 48 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो प्रस्ताव को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे काका साहब कालेकर, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं? तो किसके? लोक लेखा समिति के लिए, लोक लेखा समिति के लिए वे मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वह थे वीवी गिरी, हमारा ऑप्शन सी होगा वीवी गिरी, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 249 निम्न में से किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 ये राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित कौन करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम निर्देशित करता है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। अगला हमारा प्रश्न है कि किस संवैधानिक पद धारक को, जो कि संसद सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो वह कौन है? तो वह है महान्यायवादी।
यह संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, पर यह वोट नहीं डाल सकता। अगला हमारा प्रश्न है कि जनहित याचिका का कानूनी आधार पाया जाता है। जनहित याचिका का कानूनी आधार जो है वो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो न्यायिक निर्णयों में। जनहित याचिका का कानूनी आधार पाया जाता है न्यायिक निर्णयों में। अगला प्रश्न हमारा है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है संविधान द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, संविधान द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की सिंगापुर में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। निम्नलिखित में कौन इंडियन स्ट्रगल का लेखक है? इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है यह है सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, किस सन में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किया? तो सन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो हमें प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी। यह कथन किस उग्रवादी नेता का था? तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का, कि अगर हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो जो हमारे प्रयास है वह कभी सफल नहीं होंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह कहा गया था। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? जनहित याचिकाओं का संवैधानिक अधिकार है संविधान का अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं है? निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो वह कौन है? तो वह है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित नहीं है, नहीं स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है, सत्याग्रह से संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, बल्कि खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे महात्मा गांधी। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो वह कौन सा अधिकार है? वह अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। राजमन्नार कमेटी भी उसी से संबंधित है ना।